एपिसोड 661। पारस ने केबिन में कदम रखते हुए कहा, मैं समझ रहा था कि मुझे पारस समझा जा रहा है क्योंकि मैंने फरजाना के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा है और उसे यकीन दिलाने के लिए पारस की ये अंगूठी भी उंगली में पहन रखी है। बेचारी फरजाना ने उसे तोहफे में दी थी। वो शख्स आंखें सुकेड़कर पारस की बातें तवज्जो से सुन रहा था। उसने कहा, अब मेरी समझ में आ गया, मेरे सामने जो बदसूरत शैतान बैठा हुआ है इसका नाम लॉरेंस डिकोजा है। वो हंसते हुए बोला, मुझे बदसूरत कहने से गुस्सा नहीं आता और तुमने ठीक ही समझा है। मैं लॉरेंस डिकोजा हूं। मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज उस वक्त सुनी जब तुम जेरी जैकब को टॉर्चर कर रहे थे, उसे अजियतें देकर मालूम करना चाहते थे बाकी टेलीपैथी जानने वालों के नाम और हुलिये क्या हैं। उस वक्त तुम्हें ताज्जुब हुआ था। वो अचानक ही तड़प तड़प कर ठंडा पड़ गया था। वो मौत की गोद में पहुंचकर हमारे मुताल्लिक तुम्हें कुछ बताने के काबिल नहीं रहा था। पारस ने उसके सामने रखे हुए सेंटर टेबल पर अपना एक पांव रखते हुए कहा, तुम्हारे आदमियों ने मुझे यहां लाने के दौरान वैनिशिंग क्रीम से मेरा मेकअप उतारने की कोशिश की थी। फिर इस बात की भी तस्दीक कर ली कि मैंने मास्क मेकअप नहीं किया है। प्लास्टिक सर्जरी का शुबा हो रहा था। यह शुबा तुम्हें भी हो सकता है, लेकिन ना मैं पारस था, ना हूं, ना आइंदा हो सकता हूं। लॉरेंस डिकोजा ने उसे घूरते हुए कहा, अपने दिमाग के दरवाजे खोल दो। मैं मालूम करना चाहता हूं तुम्हारी असलियत क्या है। मैंने योगा की मशक़ें इसलिए नहीं की कि शैतानों के लिए दिमाग के दरवाजे खोल दिया करूं। तुम मेरे अंदर कभी नहीं पहुंच सकते। खुद को छुपाने का मतलब यही है कि तुम पारस हो। तुम जेरी जैकब की तरह धोखा खा रहे हो। जब से पारस की महबूबा और होने वाली बीवी यहां आई है, वो खुद उससे मिलने नहीं जाता। जानता है आसानी से ट्रैप कर लिया जाएगा। उसने मुझे डमी पारस बनाया है। मुझे अपने चेहरे पर पारस का चेहरा बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फरजाना को यही कहकर धोखा दिया जा सकता था कि मैं दुश्मनों को फरेब देने के लिए मेकअप में हूं। उसे यकीन दिलाने के लिए सिर्फ हीरे की अंगूठी काफी थी। बाकी जो कुछ था वो मेरी अदाकारी थी। मैं पारस के लबो लहजे की बड़ी कामयाबी से नकल करता हूं। फरजाना को शुबा नहीं हुआ। वो अपनी महबूब की डमी के साथ वक्त गुजारती रही है। मैंने उसे तसल्लियां देकर मुतमईन करने के बाद यहां से रवाना कर दिया है। तुम जबान से न बोलो, मैं भी असलियत उगलवा लूंगा। ये तो मैं पहले से जानता हूं कि फराद ऐसी ही घिसी पिटी चाले चलता है। पहले वो दुश्मनों के सामने अपनी डमी भेजा करता था, आजकल अपने बच्चों की डमी पेश किया करता है। मैंने वो तमाशा भी देखा है जब तुम पारस की डमी बनकर जेरी जैकब को धोखा दे रहे थे। आज मुझे धोखा देने आ गए हो, फिर भी मैं अपने तौर पर तस्दीक करूंगा। लॉरेंस डिकोजा, तुम्हें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके यकीन करो और मुझे यहां से जिंदा सलामत जाने दो, वरना तुम जानते हो फराज साहब आज तक जो भी डमी पेश करते रहे, दुश्मनों ने उनमें से किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं की, क्योंकि वो अहमक नहीं थे। एक डमी को मारकर नुकसान पहुंचाकर वो अपने पूरे मुल्क व कौम की तबाही नहीं चाहते थे। मेरा ख्याल है तुम भी ऐसे ही दानिशमंद हो। उसने एक कहका लगाया, फिर कहा, शायद तुम्हारे फराज साहब को यह नहीं मालूम कि मेरा इस मुल्क और कौम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जैसा खुद गरज और मतलब परस्त हूं, ऐसी मिसाल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जब मैं पैदा हुआ मैंने तालीम हासिल की और जवान हुआ, मेरे बाजुओं में ताकत आई तो मैंने अपने बाप को यह कहकर मार डाला कि तुम्हारा काम था मुझे पैदा करना। मैं पैदा हो चुका हूं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। माँ पहले ही मर चुकी थी। फिर मैंने एक हसीन औरत से शादी की। एक रात गुजारने के बाद मैंने कहा, तुम्हारे हुस्न ने मुतासिर किया था, तुम्हारे शबाब ने मुझे ललचाया था। मैंने शादी की, मैंने तुम्हारे साथ रात गुजारी, बस इतना ही काफी है। अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। मैंने उस शरीक हयात को भी खत्म कर दिया। वो अपनी इस बात पर खूब हंसने लगा, फिर हंसते हुए बोला, मैं शादी नहीं करता हूं तो अपनी बीवियों को मार डालता हूं ताकि बच्चे पैदा ना हो। अगर वो पैदा होंगे, जवान होंगे तो मेरी तरह कमीने होंगे। जिस तरह मैंने अपने बाप को मारा है वो मुझे मार डालेंगे। वो अपनी शाहाना कुर्सी से उठते हुए बोला, मुझे यकीन है मिस्टर फराद तुम्हारे दिमाग में है और मेरी बातें सुन रहे हैं। वो मेरी खुदगरजी, मतलब परस्ती और कमीनगी को अच्छी तरह समझ लें। जब मैंने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया तो अपने मुल्क के आला हुक्काम के दिमागों में पहुंचकर कह दिया, जो कुछ मुझे हासिल करना था कर चुका। अब ना मुझे इस मुल्क की जरूरत है ना इस कौम की। रह गए तुम्हारे जैसे हाकिम, तो ये हर इलेक्शन के बाद आते जाते रहते हैं।
मैं जिसको चाहूंगा अपना गुलाम बना लूंगा। पारस ने पूछा, तुम इतनी लंबी बातें क्यों कर रहे हो? मैं मिस्टर फराद को समझा रहा हूं। अगर वो मेरे मुल्क में तबाही फैलाएंगे तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरी बला से वो सुपर मास्टर के मुल्क की तमाम अहम तंसीबात को धमाकों से उड़ाते रहें, तबाहियां फैलाते रहें। मैं तुम्हें गिरफ्तार करते ही बहरी जहाज के जरिए इस खुले समंदर में आ गया हूं। मैं किसी मुल्क के साहिल पर नहीं हूं। ये छोटा सा बहरी जहाज समंदर की गोद में एक छोटा सा जजीरा है। मैं यहां का हाकिम हूं। मिस्टर फराद मेरे इस छोटे से जहाज को तबाह नहीं कर सकेंगे। उन्हें खुली इजाजत है। वो जाएं और सुपर मास्टर को इंतकामी कार्रवाइयों की धमकियां देते रहें और उन धमकियों पर अमल करते रहें। ऐसा कहते हुए वो पारस के करीब आया। फिर अचानक ही उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा रसीद किया। वो लड़खड़ा कर पीछे गया, खुले हुए दरवाजे से टकराया, फिर अपना तवाजुन कायम न रखते हुए बाहर अरशे के फर्श पर गिर पड़ा। लॉरेंस डिकोजा भी केबिन से बाहर आ गया। उसे हिकारत से देखते हुए बोला, कहो कैसा है मेरा हाथ? दिन में तारे नजर आ रहे हैं? पारस आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। लॉरेंस डिकोजा ने कहा, मैं इन फौलादी हाथों से तुम्हें मार मार कर जख्मी कर दूंगा। फिर तुम्हारा दिमाग हसास नहीं रहेगा। दिमाग के दरवाजे खुद ब खुद मेरी ख्याल खानी के लिए खुल जाएंगे। मैं तुम्हारे अंदर की छुपी हुई तमाम बातें मालूम कर लूंगा। डिकोजा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है तुम क्या मालूम करोगे। मैं इतना जानता हूं, जो हकीकत है वही सामने आएगी। लेकिन एक बात ख्याल खानी के बगैर भी मालूम कर सकते हो। जानते हो वो क्या है? हाँ, मैं जरूर जानना चाहूंगा। उसकी बात खत्म होते ही पारस का एक जबरदस्त घूंसा मुंह पर पड़ा। वो एकदम से चकराकर गोल घूमता हुआ केबिन की दीवार से जाकर टकरा गया। पारस ने कहा, तुम्हें ख्याल खानी के बगैर मालूम हो चुका होगा कि मेरा भी हाथ फौलादी है। क्या दिन में तारे नजर आ रहे हैं? वाकई वो चकरा कर रह गया था। हालांकि बॉडी बिल्डर था, बहुत मजबूत जिस्म का मालिक था, घंटों लड़ने की मशक़ी करता रहता था। इसे एक हाथ ने ही समझा दिया था कि मुकाबिल से संभल कर लड़ना होगा। वो उसे आसानी से जख्मी करके उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकेगा। जहां पारस का घूंसा पड़ा था, चेहरे के उस हिस्से में बड़ी तकलीफ हो रही थी और वो हिस्सा कुछ गर्म गर्म सा महसूस हो रहा था। उसने हाथ लगाकर देखा तो नाक से और बाँछों से खून बहने लगा था। उसने हाथ पर लगे हुए लहू को अपनी सियाह पतलून पर रगड़कर पोंछते हुए कहा, तगड़े जवान हो, हाथ मजबूत हैं और अंदाज भी खूब है। तुमसे मुकाबला करने में मजा आएगा, मगर बरखुरदार, जरा सोच समझकर हाथ उठाना। तुम्हारी एक जरा सी गलती तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगी, क्योंकि उम्र और तजुर्बे में अभी बच्चे हो। यूं समझो तुम राई हो, मैं पहाड़ हूं। ये कहते ही उसने पारस पर छलांग लगाई। पारस ने जरा झुककर उसे दोनों हाथों से उठाया, फिर उसे अपने सर पर से गुजारते हुए पीछे की तरफ फेंक दिया। वो फर्श पर चारों शाने चित हो गया। पारस फजा में उछलकर उल्टी कलाबाजी खाता हुआ उसके सीने पर आ खड़ा हुआ। फिर बोला, पहाड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो, वो चढ़ने वालों के कदमों तले होता है। ये कहते ही उसने एक फिर कलाबाजी खाई और दूर जाकर फर्श पर खड़ा हो गया। अर्शे पर खड़े हुए तमाम मुसल्ला अफराद मुस्तैद नजर आ रहे थे। उन सबकी स्टेन गनों का रुख पारस की तरफ था। सिर्फ हुक्म की देर थी। इधर बॉस एक इशारा करता, उधर वो पारस को गोलियों से भून कर रख देते। लेकिन बॉस अपनी इंसल्ट महसूस कर रहा था, अपने गुलामों के सामने मार खा रहा था, और ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो अभी तक फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने लेटे ही लेटे पांव सुकेड़कर फुल बूट के अंदर से रिवॉल्वर निकाला और पारस को निशाने पर रखते हुए अपने आदमियों से बोला, कोई गोली न चलाए, कोई अपनी आवाज न सुनाए। मुझे ये नहीं मार रहा है। इसकी मजाल क्या है मुझ पर हाथ भी उठा सके। इसके अंदर फराद अली तैमूर है, वो मुझसे लड़ रहा है। ये कहते हुए वो उठकर खड़ा हो गया। रिवॉल्वर का रुख उसी तरह पारस की तरफ था। वो कह रहा था, मैं शहजोर हूं, फराज से कमजोर नहीं हूं, लेकिन वो ताकत से नहीं मक्कारी से लड़ रहा है। मैं उसके फरेब में आ गया था, अब उसकी मक्कारी नहीं चलेगी। इस डमी पारस के दिमाग पर सिर्फ उसका नहीं मेरा भी कब्जा होगा, और तब बराबर की लड़ाई होगी। ये कहते ही उसने ठाएं से गोली चलाई। पारस एक बार की फजा में उछला, फिर फर्श पर गिरकर कर्राने लगा। गोली उसके पांव में लगी थी। आदमी का सर उसके पांव से बहुत दूर होता है, लेकिन गोली लगते ही सर का दरवाजा खुल रहा था और वो कहके लगाता हुआ उसके दिमाग में दाखिल हो रहा था। मुझे किसी एक मुल्क, एक शहर या एक घर में रहने की आदत नहीं थी। एक तवील अरसे से आदत बिगड़ी हुई थी। अपने बच्चों की खातिर बहुत अरसे तक पेरिस में रह गया था। वहीं बैठकर ख्याल खानी करता था और उनकी निगरानी करता रहता था।
मैंने सोचा यूं बैठे बैठे जंग लग जाएगा, कुछ हाथ पांव हिलाना चाहिए। आदमी बेकार हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। मुझे और रसवंती को तीनों ख्यालखानी करने वालों के नाम और हुलिये मालूम हो चुके थे। डैनी दानियाल के मुताल्लिक भी बहुत कुछ मालूम हो चुका था, लेकिन वो तंजीम वाले मुल्क के किसी शहर में है और क्या करता फिर रहा है ये मुझे मालूम नहीं था। कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरा और मेरे खानदान वालों का वजूद बर्दाश्त नहीं करता। मैं मालूम करना चाहता था कि दानियाल कहाँ है और किस किस्म की चालें चलता हुआ मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए मेरा तंजीम वाले मुल्क में जाना जरूरी नहीं था। फिर भी मैं पेरिस से निकलना चाहता था। किसी दूसरे मुल्क में रहकर कुछ इब्तदाई मालूमात हासिल करना चाहता था। जब कहीं से कोई सिरा मिल जाता तो मैं उसे पकड़ता हुआ दानियाल तक पहुंच जाता। वहां तक पहुंचने के लिए तंजीम वाले मुल्क जाना जरूरी होता तो मैं वहां भी चला जाता। फिलहाल मैंने पेरिस को खैराबाद कह दिया। मेरी दास्तान हयात में इतने किरदार बिखरे पड़े हैं कि मैं हमेशा उनसे राब्ता कायम नहीं कर सकता। कभी बहुत से किरदारों को भूल भी जाता हूँ या बहुत से किरदारों के मुताल्लिक सोचता हूँ। जब उनकी ज़रूरत होगी तो उनसे राब्ता कायम करूँगा। उनमें से एक मारिया थी जिसने मेरे बेटे को डस लिया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि दानियाल ख्यालखानी के जरिए लंदन में सर थॉमस जॉनसन तक पहुंचेगा, फिर उसकी बेटी मारिया को ट्रैप करके तंजीम वाले मुल्क पहुंचाएगा। ये बातें मुझे बाद में मालूम होने वाली थीं। फिलहाल मैं इस्तांबुल पहुंच गया। अगर दुश्मन बहुत घूम फिर कर चाले चलना जानते हैं तो मैं भी उसी किस्म की चाल चलता हूं। अब मेरे हाथ में कुछ पिटे हुए मोहरे थे जो टॉम मॉरिस से और उसकी दौलत और जायदाद से फायदा उठाने में नाकाम रहे थे, और वो थे टॉम मॉरिस और सैम मॉरिस। डॉन के नाना ने उन्हें धमकी दी थी वो चुपचाप इस्तांबुल वापस चले जाएं, वरना बड़े बेइज्जत होकर तंजीम वाले मुल्क से निकलेंगे। वो मायूस, नामुराद और नाकाम होकर इस्तांबुल में अपने उसी बंगले में आ गए थे। ये पिटे हुए मोहरे मेरे काम आ सकते थे। जिस तरह उन्होंने पारस को तंजीम वाले मुल्क पहुंचाया था, वक्त आने पर मुझे भी पहुंचा सकते थे और मैं उनसे हस्बे ज़रूरत काम ले सकता था। वहां पहुंचकर मैंने एक 5 स्टार होटल में क़याम किया। सबसे पहले समार्था की माँ को अपनी मामूला बनाया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक घर से तैयार होकर निकली। फिर टैक्सी में बैठकर एक ओपन रेस्टोरेंट में आ गई। मैं वहां पहले से मौजूद था। वो सामने वाली मेज पर आकर बैठ गई। उसका दिमाग आज़ाद था, सिर्फ मेरी मर्जी से चल रही थी और वो परेशान थी। आखिर उसे क्या हो गया है? जब से डॉन की दौलत हासिल करने में नाकामी हुई थी तब से दिमाग कुछ काम नहीं करता था। कभी इधर जाती थी, कभी उधर। न घर में सुकून मिलता था न बाहर। अब यहां बेख्तियार ओपन रेस्टोरेंट में आ गई थी। जब आ ही गई थी तो एक कप कॉफी पीने बैठ गई थी। उसने कॉफी का ऑर्डर दिया। मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास आया, फिर बड़े अदब से बोला, खातून, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहां बैठ सकता हूं। उसने आदत के मुताबिक जरा गुरूर से देखा तो नजरें झुक गईं। तनवीमी अमल करने वाली आंखों के सामने वो ठहर न सकी। मैंने कहा, मैं पास वाली मेज पर बैठा था, तुम्हें परेशान देखकर आया हूं। मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। वो धीमी आवाज में बोली, बैठ जाओ। मैंने बैठते हुए कहा, तुमने हाल ही में 2 बहुत बड़ी बाजियां हारी हैं। उसने चौंक कर देखा, फिर पूछा, कैसी बाजियां? मैं तुम्हारा हाथ देखकर ही बता सकता हूं। तुमने हाथ देखे बगैर ये कैसे कह दिया कि मैं 2 बाजियां हार चुकी हूं? इंसान कभी कभी बेख्तियार अपने अंदर की बात बाहर से जाहिर करता है। इस वक्त तुम्हारा एक हाथ जो मेज पर रखा हुआ है उसकी मुट्ठी तो बंद की हुई है, मगर 2 उंगलियां निकली हुई हैं और वो बेचैनी की हालत में मेज पर कभी टिक जाती हैं, कभी उठ जाती हैं। उसने जल्दी से अपने हाथ को देखा। मैंने ख्यालखानी के जरिए इस तरह मुट्ठी बांधकर और 2 उंगलियां निकालकर हाथ मेज पर रखने के लिए उसे मजबूर कर दिया। जब उसने हैरानी से अपने हाथ को उसी अंदाज में देखा तो मैंने कहा, तुम बेख्तियार 2 उंगलियां बेचैनी से कभी मेज पर रखकर और कभी उठाकर जाहिर कर रही हो कि 2 बहुत बड़ी गलतियां कर चुकी हो, या 2 बहुत बड़ी बाजियां हार चुकी हो, या कोई अहम चीज हासिल करने के सिलसिले में 2 मौके ज़ाया कर चुकी हो। वो मेरी बातें सुन रही थी, कभी अपने हाथ को देख रही थी और कभी मुझे। चूंकि मैं दिल को लगने वाली बात कह रहा था इसलिए वो मुतासिर हो गई थी। उसने फौरन अपनी हथेली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कहा, ये नहीं, बाईं हथेली दिखाओ। उसने बाईं हथेली मेरी तरफ फैला दी। मैंने उसके हाथ की लकीरों को चंद लम्हों तक देखा, फिर कहा, अरे तुम तो बहुत खुशनसीब हो। तुमने जो बाजियां हारी हैं उन्हें जीत सकती हो। जो दौलत हाथ से निकल गई है उसे वापस हासिल कर सकती हो।
वो एकदम से सीधी होकर बैठ गई, कुर्सी खिसकाकर मेरे करीब आ गई। फिर बोली, जरा देखो, मैं हारी हुई बाजी कैसे जीत सकती हूं, कैसे दौलत हासिल कर सकती हूं। मैं फिर उसके हाथ की लकीरों को देखने लगा। वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी। मैंने कहा, खामोश बैठी रहो, हाथ हिलेगा तो मैं अच्छी तरह देख नहीं सकूंगा। वो पत्थर के बुत की तरह साकित हो गई। मैंने कहा, एक मायूसी की बात है, तुम्हारा बहुत ही करीब तरीन एक अजीज था या थी जो बिछड़ गई, वो कभी वापस नहीं आएगी। वो एक सर्द आह भरकर बोली, हाँ, मेरी बेटी बेमौत मर गई। वो जब भी मुझे याद आती है मैं अंदर से टूटने लगती हूँ। उसके लिए मैं दौलत हासिल करना चाहती थी। अब वो नहीं है तो मुझे दौलत का इतना लालच नहीं रहा, लेकिन मैं इंतकाम लेना चाहती हूँ, और इंतकाम लेने के लिए सारी दौलत अपने दुश्मनों से छीन लेना चाहती हूँ। खातून, तुम्हारा हाथ बता रहा है, तुम जिद की पक्की हो और बहुत मजबूत इरादा रखती हो। जो सोचती हो वो कर गुजरती हो। मैं पेशगोई करता हूं, बेटी के सिलसिले में एक बाजी हारने के बाद दौलत की दूसरी हारी हुई बाजी तुम जीत लोगी। उसे जीतने से पहले वो नौजवान तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा जिसके जरिए ये सब कुछ हासिल कर सकोगी। वो खुश होकर बोली, क्या डॉन मॉरिस फिर मेरे कदमों में आएगा? मैं नहीं जानता ये डॉन मॉरिस कौन है। जो हाथ की लकीरें कह रही हैं वो तुम्हें बता रहा हूं। उसने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों से थामकर अपनी तरफ खींच लिया। कहने लगी, मेरा जी चाहता है तुम्हारे एक एक लफ्ज पर यकीन कर लूं। क्या तुम मुझे मुकम्मल यकीन दिला सकते हो? दुनिया का कोई नजूमी मुकम्मल यकीन नहीं दिला सकता, क्योंकि हाथ की लकीरें जो कहती हैं कभी उसके खिलाफ भी हो जाता है, और वो इसलिए होता है कि आदमी अपनी हिकमत अमली से या अपनी नादानी से कोई गलती कर बैठता है, जिसके नतीजे में नजूमी की पेशगोई पूरी नहीं होती। अगर तुम्हें कदम कदम पर रहनुमाई मिलती रहे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगी। तुम्हें इस दुनिया में इतना कुछ हासिल होगा जिसके मुताल्लिक तुम कभी सोच भी नहीं सकती। वो खुश हो रही थी, फिर हंसते हुए बोली, मैं जानती हूं, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? दौलत ही तो मिलेगी। मैंने कहा, नहीं, इससे भी ज्यादा मिलेगा। आखिर इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है? मैं कहूंगा तो यकीन नहीं करोगी, लेकिन हाथ की लकीरों पर एक दिन तुम्हें यकीन आ जाएगा। तुम सस्पेंस पैदा ना करो, जल्दी से बताओ, मुझे दौलत के अलावा और कौन सी ऐसी चीज मिलेगी जिसकी मैं तवक्को नहीं कर सकती? तुम्हारे अंदर गैर मामूली तब्दीलियां आ रही हैं जिन्हें तुम महसूस नहीं कर रही हो। वो तुम्हारी जिस्मानी तब्दीलियां हैं। तुम्हारी उम्र तब्दील हो रही है, तुम्हारी सेहत तब्दील हो रही है, तुम आहिस्ता आहिस्ता जवानी की तरफ लौट रही हो। ऐसा कहते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर वो तन्हा होती तो खुशी से नाचने लगती। उस वक्त अपनी मुसर्रतों पर काबू पा रही थी। ऊपर ही दिल से कह रही थी, देखो कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो। मैंने एक झटके से अपना हाथ खींचकर कहा, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। वो दोबारा हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ना चाहती थी। मैंने हाथ पीछे कर लिया। वो मेरी तरफ झुक गई, अपना हाथ मेरे हाथ पर रखकर बोली, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारी इंसल्ट करने की नादानी नहीं कर सकती। दरअसल तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है और ऐसी बात कह दी है जो कभी पूरी नहीं होती। आज तक किसी को उसकी जवानी वापस नहीं मिली, फिर मुझे कैसे मिल सकती है? मैंने कहा, क्या आज के दौर में दौलतमंद औरतें सर से पैर तक प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराती, अपने एक एक हिस्से की सर्जरी कराती हैं और जवान बन जाती हैं? दौलत से क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता? वो कायल होकर बोली, हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैं बेवकूफ हूं। मैंने तुम पर खामखा शुबा किया, तुम्हें नाराज किया। प्लीज मुझे मुआफ कर दो। मैंने कहा, पता नहीं मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूं, बेख्तियार तुम्हारे बारे में बोलने लगता हूं। मुझसे बड़ी गलती हुई। एक वादा करो, मैंने तुम्हारी जवानी लौट आने की पेशगोई की है, इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। अनकरीब दुनिया वाले खुद ही अपनी आंखों से तुम्हें एक जवान दोशीज़ा के रूप में देखेंगे। वो खुशी के मारे लरसती हुई आवाज में कह रही थी, मैं किसी से नहीं कहूंगी, मैं वादा करती हूं, तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। तुम मुझे और बताओ, जितना बता सकते हो बताते जाओ, मेरा जी चाहता है मैं सुनती रहूं। मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारी आखिरी सांस तक बता सकता हूं, लेकिन हमेशा बताने के लिए तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूं? मैं एक अजनबी हूं, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? बेशक बन सकते हैं, मगर तुम्हारा हाथ बता रहा है तुम्हारा शौहर बहुत शक्की मिजाज है। मैं उसके बारे में भी बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन वो जल्दी से बोली, लेकिन क्या? आखिर क्या रुकावट है? मुझसे प्लीज कुछ ना छुपाओ।
मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, रफ्ता रफ्ता बताऊंगा। जैसे जैसे वक्त इजाजत देगा मैं तुम्हें गाइड करता जाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि दोबारा जवान होने के लिए अपने ऊपर कुछ पाबंदियां आयद करना होंगी। मैं खुद को हर तरह से पाबंद कर सकती हूं। बोलो, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें शौहर के साथ अज़वाजी रिश्ता कायम नहीं करना चाहिए। ये जरा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं उसे टरखा दिया करूंगी। और एक पाबंदी ये कि तुम किसी से इश्क नहीं करोगी, मुझसे भी सिर्फ दोस्ती करोगी। जब पूरी तरह जवान हो जाओगी, तुम में पूरी तरह दोशीज़गी आ जाएगी, तो तुम्हारी जिंदगी में खुद ही एक शख्स आएगा और तुम्हें दीवानावार चाहने लगेगा। वो शख्स इंतहाई दौलतमंद होगा। वो खुशी से खिल रही थी, कुर्सी पर पहलू बदल रही थी। मैंने सोचा, आज के लिए इतना ही काफी है। इसे ज्यादा चढ़ाऊंगा तो खुशी से फूलते फूलते फट पड़ेगी। वो कहने लगी, तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। यहां किस इलाके में रहते हो? मेरा नाम एंड्रयू जैकब है। मुझे अपने बाप दादा से इल्म नजूम विरसे में मिला है। लोग कहते हैं मैंने इस इल्म में इतना उबूर हासिल किया है और ऐसे कमालात की पेशिंगोइयां करता हूं कि अपने बाप दादा को भी पीछे छोड़ चुका हूं। बेशक लोग दुरुस्त कहते हैं। मैं भी तुम्हें पहली मुलाकात में मान गई हूं। तुम कहां रहते हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं मुल्क मुल्क शहर शहर घूमता रहता हूं। फिलहाल मेरा क़याम यहां के एक 5 स्टार होटल में है। उसने फिर मेरा हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हें होटल में नहीं रहने दूंगी। मेरे साथ चलो। मेरा बंगला बहुत बड़ा है। तुम्हें हर तरह का आराम मिलेगा। मैं दिन रात तुम पर तवज्जो दूंगी। तुम मुझे साथ ले जाओगी तो तुम्हारा शौहर शुबा करेगा। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। तुम्हारा हर हुक्म सर आंखों पर। बोलो, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने होटल के कमरे में रहूंगा। तुम अपने शौहर और दूसरे रिश्तेदारों से कहो, एक नजूमी से मुलाकात हुई थी। वो माजी, हाल और मुस्तकबिल के मुताल्लिक सच्ची पेशगोई करता है। उसने दावे से कहा है कि जो दौलत तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है वो दोबारा हासिल होगी, और जिसे तुम डॉन मॉरिस कह रही हो वो जवान फिर तुम्हारे पास आएगा। उसी के जरिए वो दौलत हासिल होगी। ये बातें सुनकर तुम्हारा शौहर या तुम्हारे करीबी अजीज जरूर मुझसे मिलने आएंगे। इस तरह हमारे दरमियान राब्ता और एतमाद पड़ेगा। फिर मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारे बंगले में जाकर रहूंगा। ये कहकर मैं उठ गया। वो कहने लगी, अरे तुमने तो कुछ खाया ना पिया, ऐसे ही जा रहे हो? मुझे ज़रूरी काम है। जाते जाते एक बात बता दूं, अपने शौहर पर ज्यादा भरोसा न करना। उसकी जिंदगी में एक औरत दाखिल हो गई है। वो परेशान होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? फिर तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अगर वो कमीनी उस पर गालिब आ गई तो दौलत उसके हिस्से में जाएगी। जब तक मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम सबको अपने रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता हटाती जाओगी, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा। जरा सब्र से इंतजार करना होगा। मैं सारी उम्र इंतजार करूंगी और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें छोड़ने को दिल नहीं चाहता। प्लीज ना जाओ। अगर तुम चाहती हो आइंदा भी हमारा साथ रहे तो हमें हिकमत अमली से काम लेना होगा। जिस तरह मैं कह रहा हूं उसी तरह अपने शौहर से जाकर कहो। मुझे यकीन है जब वो मुझसे मिलने आएगा तो खुद ही अपने साथ मुझे बंगले में चलकर रहने के लिए कहेगा। इस तरह हमारा मुस्तकिल साथ हो जाएगा। मैं उसे उल्टी सीधी बातें समझाकर होटल की तरफ जाने लगा। समर्था की माँ का नाम थीलमा था। मैं उसकी नजरों से जैसे ही ओझल हुआ, उसने जल्दी से पर्स खोला, उसमें से बेबी आईना निकाला, फिर अपने आप को देखने लगी। अपनी उंगलियों से चेहरे को टटोलने लगी। आईना कह रहा था, हाँ कुछ तब्दीलियां तो आई हैं, कुछ निखार सा महसूस हो रहा है। ताज्जुब है, मैंने पहले तवज्जो क्यों नहीं दी? शायद इसलिए कि ये जो मेरा शौहर टॉम मॉरिस है मुझे खामखा बुढ़ापे का एहसास दिलाता है। मिस्टर एंड्रयू जैकब दुरुस्त कहते हैं, मुझे अपने शौहर पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और तन्हाई में उससे दूर ही रहना चाहिए। मैं उसके ख्यालात पर मुस्कुराता रहा। फिर होटल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही रसवंती ने मुखातिब किया, फरहाद मेरा बेटा मिल गया है। वो फरजाना के साथ है। प्लीज जल्दी आओ और कोई ऐसा तरीका इख्तियार करो कि वो हमारी ख्यालखानी से दूर ना जा सके और हम हमेशा उसकी निगरानी कर सकें। तुम कैसे कह सकती हो कि फरजाना तुम्हारे बेटे से मुलाकात कर रही है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये हमारा पारस नहीं है? ऐसा हो सकता है। हमारा बेटा बहुत चालाक है। वो जानता है दुश्मन फरजाना के जरिए उसे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो खुद नहीं आना चाहेगा, अपनी डमी को भेजेगा और हो सकता है वो खुद ही आया हो। रसवंती ने बेजारी से कहा, तुम ऐसा भी कहते हो?
वैसा भी कहते हो? किसी एक नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचते? जब तुम्हारा बेटा अपने दिमाग में पहुंचने देगा तभी पहुंच सकूंगा। यहां हमारी कोई तदबीर काम नहीं आएगी। तुम देख रही हो उसके पास सिर्फ फरजाना है। अभी ये दोनों पिछड़ जाएंगे, फिर हम किसके जरिए पारस तक पहुंचेंगे? अगर मैं किसी रेस्टोरेंट के बहरे को या आसपास बैठे हुए शख्स को ट्रैप करूंगा और उसका ताक़ुब करूंगा तो हमारा बेटा नादान नहीं है, ताक़ुब को समझ लेगा। लेकिन किसी को ट्रैप करके ताक़ुब करने में हरज ही क्या है? नाकामी होगी तो देखा जाएगा। ऐसी बात है तो उस रेस्टोरेंट के किसी आदमी को ट्रैप करो, उसके दिमाग पर कब्जा जमाओ। मैं किसी दूसरे शख्स को मामूल बनाता हूं। हम दोनों अपने अपने तौर पर पारस का ताक़ुब करेंगे। जो बहरा फरजाना और पारस के लिए खाने की चीजें ला रहा था, मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसके जरिए एक नौजवान का इंतखाब किया। उसकी आवाज सुनकर उसके दिमाग में पहुंचा तो वो मेरे काम का आदमी था। उसके पास एक स्पोर्ट्स कार थी। रसवंती ने भी किसी को अपना मामूल बना लिया था। इतना वक्त नहीं था कि मैं उसके मुतालिक मालूमात हासिल करता, क्योंकि अब वो दोनों बिछड़ने वाले थे। मैं फरजाना के पास पहुंचा। वो उस मेज पर से उठने ही वाले थे। मैंने उसकी जबान से कहा, पारस, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे रिहाइशगाह तक पहुंचा दो। मैं जानती हूं दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, लेकिन आधे रास्ते तक तो हमारा साथ रह सकता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास मेरी एक कार खड़ी हुई है। मैं वहां तक तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं उस नौजवान के दिमाग में पहुंच गया। उसे मेज पर से उठाया, उसके जरिए खाने का बिल अदा किया। फिर वो अपनी स्पोर्ट्स कार में आकर बैठ गया। उस वक्त तक फरजाना अपनी गाड़ी में पारस के साथ बैठ गई थी। वो उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ा रही थी। मैंने ताक़ुब करने के लिए बहुत ज्यादा फासला रखा। भरी पूरी शाहराहों पर कितनी ही गाड़ियां हमारे दरमियान आई थीं। उसकी मंजिल मुझे मालूम थी। उसी के मुताबिक मैं उस जवान के जरिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तक पहुंच गया। फरजाना की कार एक फुटपाथ के पास रुक गई थी। थोड़ी देर बाद पारस गाड़ी से बाहर आ गया। फरजाना ड्राइव करती हुई आगे निकल गई। मेरा मामूल अपने स्टीयरिंग सीट पर बैठा हुआ था। मैं इंतजार कर रहा था। अगर पारस पैदल ही फुटपाथ पर जाएगा तो मैं भी उस मामूल को कार से उतारकर उसके पीछे पीछे ले जाऊंगा। लेकिन अचानक ही सिचुएशन बदल गई। मैंने उसके जरिए देखा, पारस को 3 अफराद ने यके बाद दीगरे घेर लिया था और अपने घेरे में लेकर फुटपाथ पर एक तरफ चल रहे थे। मेरे मामूल ने मेरी मर्जी के मुताबिक कार स्टार्ट की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी फुटपाथ के साथ साथ चलने लगा। पारस को एक सुर्ख रंग की कार में बिठाया गया था। उसके आगे पीछे 2 गाड़ियां और थीं। इस तरह वो 3 गाड़ियों का काफिला एक तरफ रवाना हो रहा था। मेरा मामूल भी उनका ताक़ुब करने लगा। एक तवील सफर के दौरान पारस की कार में हंगामा हुआ था। फायरिंग भी हुई थी, जिसके नतीजे में पुलिस वालों ने घेर लिया था और पारस को पुलिस स्टेशन ले गए थे। इस हंगामे के दौरान मैं अपने मामूल को पारस के करीब ले आया था। फिर उसके जरिए मैंने पुलिस अफसर की आवाज सुनी थी और उसके दिमाग में पहुंच गया था। पुलिस स्टेशन में जरूरी कार्रवाई करने के बाद अफसर ने पारस से कहा, अब मैं तुम्हारे पते पर जाकर तस्दीक करना चाहता हूं कि तुम्हारा यही नाम है और तुम्हारा यही ठिकाना है। वो पारस को अपनी सरकारी गाड़ी में लेकर रवाना हुआ। उसी वक्त रसवंती ने मेरे दिमाग में आकर कहा, ओह फरहाद, मेरा मामूल तो किसी काम का नहीं रहा। मैंने पूछा, क्या हो गया? मैं उसके जरिए बेटे का ताक़ुब कर रही थी। अचानक कार में कोई खराबी पैदा हो गई। क्या तुम मेरे बेटे के पास हो? फिक्र ना करो, बेटा मेरी नजरों में है। उसके साथ बड़ी गड़बड़ हो गई थी। फिलहाल खतरा टल गया है। वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ है और उस अफसर का दिमाग हमारे कब्जे में है। आओ हम चलते हैं। जब मैं रसवंती के साथ अफसर के दिमाग में पहुंचा तो बाजी पलट चुकी थी। उस वक्त पता चला अफसर को किसी और ख्यालखानी करने वाले ने ट्रैप किया हुआ था और उसके जरिए पारस को अपने आदमियों में दोबारा पहुंचा चुका था। चूंकि वो ख्यालखानी करने वाला अफसर के दिमाग में कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा था, तो मैं इसी धोखे में रह गया कि ये अफसर की अपनी सोच है। वो वाकई कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए अपने साथ ले जा रहा है ताकि उसका ठिकाना मालूम करे और उसके नाम की तस्दीक करे। रसवंती ने पूछा, फरहाद ये क्या हो गया? मैं क्या बताऊं, कभी सोच भी नहीं सकता था अफसर को किसी ख्यालखानी करने वाले ने ट्रैप किया होगा। बस धोखा खा गया। मेरा बेटा फिर गुम हो गया है और तुम यूं ही धोखे खाते रहते हो। बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से वो निकल गया। मैं तो अफसर के दिमाग में था, तुमने ही मुझे मुखातिब किया। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आया, तुमने बातों में उलझा लिया। अभी ये बताने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारे मामूल की कार बेकार हो गई है? क्या तुम ये रिपोर्ट बाद में नहीं दे सकती थी? चुपचाप मेरे दिमाग में आकर ये मालूम नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ हूं या नहीं?
अगर मैं अफसर के दिमाग में मुस्तकिल मौजूद रहता तो पारस को उन बदमाशों के चुंगल में जाने ना देता। तुम अपनी नाकामी का गुस्सा मुझे दिखा रहे हो। बकवास मत करो, जाओ यहां से। मैंने सांस रोक ली। वो दिमाग से निकल गई। मैं परेशान होकर सोचने लगा, अब किस तरह उसके पास पहुंचा जा सकता है। पता नहीं वो दुश्मन उसे कहां ले गए हैं। इतना पता चल गया था कि किसी ख्यालखानी करने वाले ने ट्रैप किया है। इस मुल्क में 2 ही टेलीपैथी जानने वाले थे। उनमें से किसी एक ने उसे कैदी बनाया होगा। मुझे अपने दिमाग में पराई सोच की लहर महसूस हुई। मैंने सांस रोक ली। मुझे यकीन था वो रसवंती है। दूसरी बार सांस ली तो वही थी। कह रही थी, फरहाद मुझे मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वाकई मैं तुम्हें मुखातिब ना करती तो तुम मुसलसल उस अफसर के दिमाग में रहते और हमारा पारस नजरों से ओझल ना होता। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि किस तरह पारस अव्वल के अतराफ मैंने अपने आलायकार फैला दिए हैं और किस तरह उसकी निगरानी कर रहा हूं। लेकिन तुम बार बार गलती करती हो, जिसकी वजह से पारस तुम नजरों से ओझल हो जाता है। मैंने तो एक ही गलती की है। तुम अपनी हर गलती के बाद पिछली गलतियों को भूल जाती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी कि फरजाना को उन टेलीपैथी जानने वालों के मुतालिक बताती? दूसरी बड़ी गलती यह कि फरजाना को झूठ बोलना सिखाया। भला वो मोहब्बत करने वाली लड़की अपने महबूब से झूठ बोल सकती है, धोखा दे सकती है? आखिर देख लिया ना नतीजा क्या हुआ। मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो, क्या चाहती हो? मैं पारस अव्वल की निगरानी करूंगी, तुम मेरे बेटे की निगरानी करो। ये बार बार हमारे हाथों से निकल जाता है। तुम खुसूसी तवज्जो दोगे तो हमारी नजरों में रहेगा। मैंने नागवारी से कहा, जी हां, आप पारस अव्वल के पास जाएंगी, बड़ी तवज्जो देंगी, बड़ी ममता का सबूत पेश करेंगी। तुम जिसे सगी औलाद समझती हो उसकी निगरानी ना कर सकी, फिर मेरे बेटे की निगरानी क्या करोगी? तुम मुझे ताने देते रहोगे, उधर दुश्मन मेरे बेटे को पता नहीं कहां ले गए हैं। उसके पास पहुंचने का एक ही रास्ता है। जनाब शेख साहब के पास जाओ और उनसे पूछो किस तरह हम पारस को पा सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। शेख साहब से पूछने की क्या जरूरत है? तुम ख्यालखानी के जरिए उसके दिमाग में जाओ। जब करोगी उल्टी बात करोगी। तुम्हें मालूम है कि ख्यालखानी करने वाले ने उसे ट्रैप किया है। हम जब भी उसके दिमाग में जाना चाहेंगे वो सांस रोक लेगा और यही समझेगा कि दुश्मन उसके दिमाग में आ रहा है। वो हमें कोड वर्ड्स अदा करने की भी मोहलत नहीं देगा। मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। रसवंती इदारे वाली रिहाइशगाह में थी। अपने कमरे से निकलकर शेख साहब के हुजरे में पहुंची, फिर सर पर आंचल रखा उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गई। वो मुराकबे में थे। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, फिर पूछा, क्या बेटे के लिए परेशान हो? हुजूर, आपसे कौन सी बात छुपी है? वो बार बार हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। कोई ऐसी तदबीर बताएं जिससे मैं उसकी खैरियत मालूम करती रहूं, जरूरत पेश आए तो उसके काम भी आऊं। मेरी बच्ची, दोनों बेटे जवान हैं। जवानी का खून जोश मारता है, फिर उनमें खुद एतमादी बहुत ज्यादा है। वो माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना नहीं चाहते। जब तक उन्हें ठोकरें नहीं लगेंगी, हालात उन्हें ये नहीं समझाएंगे कि सिर्फ बाजुओं की कुव्वत और ज़ाती सलाहियतें हमेशा काम नहीं आती। कभी हालात ऐसे भी होते हैं कि आदमी अपनी जिस्मानी कुव्वत से मुकाबला नहीं कर सकता, उसे कोई हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है, खा वो चाकू छुरी हो, रिवॉल्वर हो, रॉकेट लॉन्चर हो या टेलीपैथी। खुदारा आप उन्हें समझाएं। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैं उसकी खैरियत मालूम कर सकती हूँ। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। वो बदस्तूर मुराकबे में थे। उनका जिस्म बिल्कुल साकित था, सिर्फ होंठ हिल रहे थे। धीमी धीमी आवाज आ रही थी। वो कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे। तकरीबन 15 मिनट तक तिलावत करते रहने के बाद उन्होंने आहिस्तगी से कहा, फराज से कहो पारस के दिमाग में जाए। तुम भी जा सकती हो, लेकिन किसी मामले में मुदाखलत न करना। रसवंती ने फौरन ही मेरे पास आकर कहा, फराज, शेख साहब कह रहे हैं कि अभी पारस के दिमाग में जगह मिल सकती है। मैंने ख्यालखानी की परवास की। इस बार नाकामी नहीं हुई। उसके दिमाग में जगह मिल गई। मैंने देखा वो अचानक फजा में उछला था, फिर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा था। उसके पांव में गोली लगी थी। मुझे उसके जरिए लॉरेंस डिकोजा का क़हक़हा सुनाई दे रहा था। वो कह रहा था, देखो किस तरह दिमाग के दरवाजे खोले जाते हैं। मैं आ रहा हूं। अब तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकेगा। मैंने सबसे पहले ये मालूम किया उसने लॉरेंस डिकोजा के सामने खुद को किस हैसियत से पेश किया है। पता चला वो खुद को पारस की डमी कह रहा है। मेरे लिए इतना ही मालूम करना काफ़ी था। मैं उसके दिमाग में कब्जा जमा कर लॉरेंस डिकोजा की सोच सुनने लगा। वो पारस के दिमाग को टटोल रहा था, उसके दिमाग की गहराई में उतर रहा था
और अंदर की बात मालूम करना चाहता था। मैं उसे पारस की सोच में बता रहा था कि वो सचमुच डमी है। पारस ने और फराद अली तैमूर ने उसे भारी मुआवजे पर हासिल किया है और उसे पारस की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी महबूबा फरजाना के साथ मिल बैठने का उसे मौका देते हैं ताकि निगरानी करने वाले दुश्मन उसे ट्रैप करें और खुद फराद के बिछाए हुए जाल में फंस जाए। उसी वक्त मैंने उसके दिमाग में छलांग लगाई। उसने फौरन ही सांस रोक ली, फिर कहका लगाते हुए बोला, अच्छा तो मिस्टर फराद मेरे दिमाग में आना चाहते हैं। मैंने पारस की जबान से कहा, हाँ, कब तक किसी ने फराद का रास्ता रोका है जो तुम रोक सकोगे। बहरहाल इस वक्त मेरे बेटे का डमी सख्त मुश्किलात में है, तकलीफ से तड़प रहा है। फौरन इसकी टांग की मरहम पट्टी कराओ। तुम्हें एक डमी से हमदर्दी क्यों है? जो लोग मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए डमी का किरदार अदा करते हैं, मैं उनसे सिर्फ हमदर्दी नहीं करता, उनके लिए जान की बाजी लगा देता हूं। तुमने इसकी टांग पर एक गोली मारी है, मैं तुम्हारे मुल्क की एक अहम तंसीब को अभी धमाके से उड़ा दूंगा। शायद तुमने इस डमी के दिमाग में रहकर यह नहीं सुना कि मेरा इस मुल्क व कौम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे इसकी तबाही व बर्बादी से या इसकी खुशहाली और तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है, मैंने इस डमी के दिमाग से ये मालूम कर लिया है कि यह जहाज़ कोई आइलैंड से चला है। अभी इसने 100 मील का फासला भी तय नहीं किया। मैं सुपर मास्टर या उसके नायब से राब्ता कायम करता हूँ। उन्हें सिर्फ 5 मिनट की मोहलत देता हूँ। अगर वो किसी अहम तंसीब को बचाना चाहते हैं तो फौरन अपनी फ़ज़ाइया को हुक्म दें कि वो लॉयर न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे से परवास करते हुए तुम्हारे बहरी जहाज़ तक पहुँचे, तुम्हारे जहाज़ का मुहासरा करें, तुम्हें गिरफ्तारी पेश करने पर मजबूर करें। इनकार की सूरत में इस जहाज़ पर बमबारी की जाए और इसे समंदर में डुबो दिया जाए। मुझे एक डमी की मौत का बेहद अफसोस होगा, लेकिन इस बात की खुशी होगी कि मैंने एक टेलीपैथी जानने वाले को बीच समंदर में डुबो दिया है। वो परेशान होकर बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्या सुपर मास्टर का मुल्क तुम्हारे खिलाफ हवाई हमला नहीं करेगा, तुम्हारे जहाज को नहीं डुबोएगा? अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसका मतलब है तुम्हारा इस मुल्क से गहरा ताल्लुक है और तुम खुद को बज़ाहिर इस मुल्क से लाताल्लुक जाहिर कर रहे हो। दोनों सूरतों में बुरी तरह फंस चुके हो। फिलहाल मैं आखिरी बार कह रहा हूं, फौरन इसके जख्मों की मरहम पट्टी करो, देर होगी तो तुम्हारे लिए अंधेर हो जाएगा। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इसे फौरन उठाओ और मेरे केबिन में पहुंचाकर मरहम पट्टी करो। पारस वैसे तो ठीक था, सिर्फ खून ज्यादा बह जाने के बाइस जरा कमजोरी महसूस कर रहा था। उसके आदमी उसे उठाकर केबिन में ले आए और मरहम पट्टी करने लगे। जख्म से खून का बहाव कम हुआ। उसने इत्मीनान का सांस लिया और आंखें बंद कर लीं। मैं ज्यादा देर तक उसके दिमाग पर कब्जा जमाए नहीं रह सकता था। जहां मैं मौजूद था वहां कोई भी मुदाखलत करता तो ख्यालखानी का सिलसिला टूट जाता। इस तरह लॉरेंस डिकोजा जो मुसलसल उसके दिमाग में था, उसकी असलियत मालूम कर लेता। लिहाजा मुझे इससे पहले कुछ कर गुजरना था। पारस के हाथ के करीब ही फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था, जिसमें तिब्बी इमदाद के सामान के साथ एक कैंची भी रखी हुई थी। अचानक मैंने पारस के हाथ से वो कैंची उठाई और पास खड़े हुए एक मुसल्ला शख्स पर हमला कर दिया। उसके हलक से एक चीख निकली। उसने पारस को गाली दी। उस गाली ने मुझे उसके दिमाग तक पहुंचा दिया। उधर लॉरेंस डिकोजा एकदम से उछलकर खड़ा हो गया था। वो ख्यालखानी के जरिए पारस के दिमाग में था और अपने आदमी की चीख सुनकर दूसरे केबिन से पूछता आ रहा था, क्या हो गया, क्या बात है? मैंने देखा इस डमी पारस ने तुम पर हमला किया है। आर यू ऑल राइट? वो जख्मी शख्स तेजी से पलटकर अपना रिवॉल्वर निकालते हुए केबिन के दरवाजे पर आया। दूसरी तरफ से लॉरेंस डिकोजा भी आ रहा था। उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर गोली चला दी। वो गोली लॉरेंस डिकोजा के शाने की हड्डी तोड़ती हुई गुजरी। उसके हलक से एक चीख निकली। वो लड़खड़ा कर पीछे किया और एक कुर्सी से टकरा कर गिर पड़ा। मैंने उसके अंदर पहुंचकर पूछा, हेलो डिकोजा, मैंने तुम्हारे दिमाग के दरवाजे खोलने के लिए तुम्हारा ही हरबा इस्तेमाल किया, कहो पसंद आया? वो तकलीफ से कर्रा रहा था। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा, फिर एकदम से चौंक गया। वो असली लॉरेंस डिकोजा नहीं था, न ही टेलीपैथी जानता था, सिर्फ योगा का माहिर था और लॉरेंस डिकोजा का खास मातहत था। हमेशा अपने बॉस की डमी के तौर पर काम करता था, यानी उसने हमारा ही तरीक़ेकार इख्तियार किया था। अब पारस के लिए खतरा बढ़ गया था। मैं फौरन ही ख्यालखानी की छलांग लगाता हुआ पारस के दिमाग में आ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। असली लॉरेंस डिकोजा मालूम कर चुका था कि वो मेरा असली बेटा पारस तोम है। मेरी बहुत बड़ी कमजोरी उसके हाथ आ गई थी।
हम बाप बेटे ये बाजी तकरीबन हार चुके थे। मेरी ये धमकी हमेशा कामयाब नहीं हो सकती थी कि मैं इस मुल्क की अहम तंसीबात में धमाके करूंगा और तबाहियां फैला दूंगा। दुश्मन नादान नहीं थे, वो जानते थे। पारस हम टेलीपैथी जानने वाले माँ बाप की जान है। इस बेटे का जान से गुजरना तो दूर की बात है, हम उसे कोई नुकसान पहुंचते हुए भी नहीं देख सकते थे। मैं बड़ी तेजी से हर पहलू पर गौर कर रहा था और समझ रहा था। बड़ी मुद्दत के बाद हमारे घुटने टेकने की बारी आ गई है। वो सुबह 10 बजे तंजीम वाले मुल्क से रवाना हुए। पहले नैन्सी कार ड्राइव कर रही थी, फिर वहां से निकल आने के बाद एक जगह गाड़ी रोक कर बोली, मैं बहुत अपसेट हूं, तुम्हारे पास हूं और तुमसे दूर भी हूं। विंड स्क्रीन के पार देखती हूं तो तुम दिखाई देते हो। उन्होंने अपनी जगह बदल दी। पारस ने स्टीयरिंग सीट पर आकर कहा, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं, लेकिन क्या करूं, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। वैसे जल्द या बदेर हमें मियाँ बीवी बनकर रहने का कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना ही होगा। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। यहां से शहर का फासला ज्यादा नहीं था। वो आराम से ड्राइव करते हुए 2 या 2.5 घंटे में वहां पहुंच सकते थे। पारस ने कनखियों से देखा। नैन्सी चुपचाप बैठी विंड स्क्रीन के पार यूं तक रही थी जैसे किसी ने सहर फूंक दिया हो। वो पत्थर की हो गई हो और बस एक ही तरफ देखना जानती हो। ऊपर से वो बिल्कुल साकित थी, खामोश थी, लेकिन अंदर आंधियां चल रही थीं और वो सोच रही थी, इस तरह कैसे गुजर होगी। पारस ने कहा, हम 20 मील का फासला तय कर चुके हैं, लेकिन इस तरह खामोश हैं जैसे एक दूसरे के पास मौजूद ही ना हो। वो कहने लगी, मौजूद रहकर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ख्यालात को किसी दूसरी तरफ लगाओ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जब तक तुम्हें नहीं पालूंगी उस वक्त तक कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहूंगी। अभी क्या सोच रही हो? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, आखिर ये मुसलमान भी तो इंसान ही होते हैं ना? हाँ, बेशक इंसान होते हैं, और हम तंजीम वाले भी इंसान हैं, लेकिन इंसान अरब का लिबास भी पहनता है, यूरोप का भी पहनता है, और दूसरे ममालिक का लिबास पसंद आए तो वो भी पहन लेता है। जब वो मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों का लिबास पहन सकता है तो क्या वो 2 मजहब इख्तियार नहीं कर सकता? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मिस्टर फरहाद के मुतालबे के मुताबिक इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन हमें अपनी सोसाइटी में जिंदा रहना है। यहाँ हमारी इज्जत है, वक़ार है, रोब है, दबदबा है, सब झुक कर सलाम करते हैं। अगर किसी को पता चला कि तुमने इस्लाम कबूल किया है तो हम नजरों से गिर जाएंगे। हमसे जो औलाद होगी उसे भी यहाँ की सोसाइटी में नफरत से देखा जाएगा। क्या यह मुमकिन है कि तुम चुपचाप मुसलमान बन जाओ और हमारे लोगों को खबर ना हो और फराज साहब को भी कोई एतराज़ ना हो? नैन्सी, फराज साहब को एतराज़ हो या ना हो, मैं एक सच्चा और खरा इंसान हूँ। न मैं अपने लोगों को धोखा देना चाहता हूँ और ना इस खुशफहमी में मुब्तला रहना चाहता हूँ कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा को धोखा दे रहा हूँ। अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो फिर सच्चा मुसलमान बनकर रहूँगा। दोगली ज़िंदगी ना मुझे पसंद है और ना मैं तुम्हें इसका मशवरा दूंगा। प्लीज़ तुम मुझे ऐसा मशवरा ना दो। अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे तो क्या मुझे तंजीम वाला समझकर नफरत नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। कैसी बातें कर रहे हो? फराज साहब ने एक के लिए शर्त लगाई है और तुम मुझ पर भी यह शर्त आयद कर रहे हो। ये समझने और अकल से तस्लीम करने की बात है। क्या तुम एक तंजीम वाला होकर मुसलमान को बर्दाश्त करने का दिल रखती हो? मैं मजबूरन ऐसा सोच रही हूं। फिर तुम ही सोचो, मैं सच्चा मुसलमान बन जाऊंगा तो एक तंजीम वाली लड़की को कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं तो यही चाहूंगा कि तुम भी मेरी हम मजहब हो जाओ। हम इस मामले में जितनी बातें करते हैं उतनी ही उलझनें बढ़ती जाती हैं। एक सीधी और साफ बात बता दो, क्या तुम मुसलमान बनना चाहते हो? तुम्हारे लिए मुझे ये मंजूर है। अब यही सवाल मैं कर रहा हूं, साफ और सीधा जवाब दे दो। उसने एक गहरी सांस ली, सीट की पुश से टेक लगाया, आंखें बंद की, फिर आहिस्तगी से बोली, मुझे मंजूर है। मैं सिर्फ एक रियायत चाहती हूं। अगर फराज साहब मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं ज़रूर उनसे बात करूंगी। तुम क्या चाहती हो? यही कि हम इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन ये बात जाहिर ना करें। रफ्ता रफ्ता वक्त और हालात देखकर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर देंगे। मेरा ख्याल है फराज साहब इस बात को कबूल कर लेंगे। बाय द वे, तुम आंखें बंद करके इस बात को तस्लीम कर रही हो। यूं लगता है जैसे अपना मजहब छोड़कर
दूसरा दीन इख्तियार करते हुए शर्मा रही है। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। अभी तो इब्तिदा है, दिल इधर माइल नहीं हो रहा है, लेकिन रफ्ता रफ्ता हो जाएगा। जरा अपने दिल को टटोल कर जवाब दो, क्या तुम मजबूर होकर ऐसा कर रही हो? मैं मजबूर होकर ऐसा कर रही हूं। फिर दिल कहता है मोहब्बत में बड़ी ताकत है। ये मोहब्बत इंसान का लिबास बदल देती है, मिजाज बदल देती है, हुलिया बदल देती है और मजहब भी बदल देती है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस जहां को छोड़कर उस जहां तक जा सकती हूं, तो क्या इस मजहब को छोड़कर उस मजहब में नहीं जा सकती? वो नए शहर में दाखिल हो गए। नए शहर के दरमियान वो पुराना शहर आबाद है। वो अपना सामान लेकर होटल के कमरे में पहुंच गए। नैन्सी थके हुए अंदाज में बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर कहने लगी, क्या सोचा? पारस ने सोचने के अंदाज में सर झुका लिया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बालकोनी तक आ गया। वहां से दूर तक शहर दिखाई देता था। वो दूर तक नजरें दौड़ा रहा था, लेकिन दिमाग में जज्बे चीख रहे थे। साथ ही उसके अंदर का ईमान कह रहा था। वो नैन्सी को धोखा देकर इस्लाम कबूल करवाना चाहता है, जबकि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। एक लड़की उसकी जरूरतमंद है। वो हर हाल में उसे हासिल करना चाहती है। वो उसकी जरूरत से फायदा उठाकर उसे अपने मजहब की तरफ लाना चाहता है। ईमान और इंसाफ की बात यह है कि वो खुलकर सब कुछ कह दे, अपनी असलियत बता दे कि वो पैदा होते वक्त भी मुसलमान था, आज भी मुसलमान है और आखिरी सांस तक मुसलमान रहेगा। दोबारा इस्लाम कबूल करने का ड्रामा प्ले नहीं करेगा। अगर नैन्सी को मंजूर है तो उसके मजहब की तरफ आए, वरना वापस चली जाए। वापसी के रास्ते में उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। वो बिस्तर से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बालकोनी के करीब आई। फिर खुले हुए दरवाजे से टेक लगाकर बोली, क्या अब भी कोई उलझन बाकी रह गई है? मैं हक और इंसाफ की बात सोच रहा हूं। एक मुसलमान किसी तंजीम वाली लड़की की आबरू रखने के सिलसिले में किस हद तक कुर्बानियां दे सकता है और कहां तक खुद को खतरात में डाल सकता है? तुम क्या कह रहे हो? किस मुसलमान और किस तंजीम वाली लड़की की बात कर रहे हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तंजीम वाला नहीं, मुसलमान हूं, पैदाइशी मुसलमान हूं और मरते दम तक मुसलमान रहूंगा, तो क्या तुम यकीन कर लोगी? क्यों मजाक कर रहे हो? जब से शादी हुई है मैं मुस्कुराना भूल गई हूं। तुम्हारा कोई मजाक मेरे चेहरे पर हंसी नहीं लाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं डॉन मॉरिस नहीं हूं। क्यों फजूल बातें करके मुझे परेशान करते हो? अगर तुम डॉन मॉरिस नहीं हो तो मैं नैन्सी नहीं हूं। यह होटल नहीं है, कोई खंडर है। प्लीज मान लो कि मैं तंजीम वाला नहीं हूं। चलो मान लेती हूं। वैसे भी हम इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। तुम्हारा तंजीम वाला होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं इस राज पर से पर्दा ना उठाऊं और तुम्हें इस्लाम कबूल कराऊं तो ये मेरे मजहबी अहकामात के खिलाफ होगा। हम किसी से झूठ बोलकर, किसी को फरेब देकर अपने मजहब की तरफ नहीं ला सकते, और ना ही मैं तुम्हें इस तरफ लाना चाहता हूं। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तंजीम वाला डॉन मॉरिस नहीं हूं, एक मुसलमान हूं, फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस। वो जरा सहमे हुए अंदाज में पीछे चली गई। हैरानी और बेयकीनी से उसका मुंह तकने लगी। फिर कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम फरहाद अली तैमूर के बेटे होते तो वो तुम्हारे दिमाग में आकर जलजले पैदा ना करते। मेरे पापा ने मेरे दिमाग में कोई जलजला पैदा नहीं किया, बल्कि कभी मेरे दिमाग में नहीं आए। मैंने तुमसे, नाना से और सारी दुनिया से झूठ कहा था। तुमने क्यों झूठ कहा? सिर्फ ये सोचकर कि मैं मुसलमान हूं, तुम एक तंजीम वाली हो, बहुत हया वाली हो। अगर मैं तुम्हें धोखा देकर तुमसे अज़वाजी रिश्ता कायम करूंगा तो ये मेरे ईमान के खिलाफ होगा, और जब एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। डॉन, फॉर गॉड सेक, इतना भयानक मजाक ना करो। तुम सर से पांव तक डॉन मॉरिस हो। नाना तुम्हें पहचानते हैं। तुम्हारी एक एक आदत, तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना बिल्कुल डॉन मॉरिस जैसा है। तो फिर तुम पारस कैसे हो सकते हो? पारस बालकोनी से चलता हुआ कमरे के अंदर आ गया। फिर कहने लगा, जरा तवज्जो से सुनो, मैं तुम्हें मुख्तसर हालात बता रहा हूं। फिर वो बताने लगा, असल डॉन मॉरिस के साथ उसके चचा टॉम मॉरिस और साम मॉरिस किस तरह जुल्म करते थे और किस तरह उसकी जायदाद हथिया लेना चाहते थे। डॉन मॉरिस बहुत ही बुज़दिल और बचकाना जहन रखने वाला जवान है। रोमा नामी एक नर्स उसे दिलो जान से चाहती है और उसे दिलो जान से अपना लेना चाहती है। ऐसे में पारस ने मुदाखलत की। रोमा और डॉन मॉरिस को पेरिस भेज दिया। वहां एक इदारे में डॉन मॉरिस का नफ्सियाती इलाज हो रहा है।
इधर पारस डॉन मॉरिस का रूप इख्तियार करके टॉम मॉरिस वगैरह के साथ तंजीम वाले मुल्क में आ गया और यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अपनी माँ के कातिलों से इंतकाम लेना चाहता है। नैन्सी सकते के आलम में दरवाजे से टेक लगाए सुन रही थी। पारस अपनी रुदात सुना रहा था और यकीन दिला रहा था कि वो डॉन मॉरिस नहीं पारस है। फिर वो उसके सामने कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, अगर मैं मुजरिम हूं तो जाओ अपने कानून के मुहाफिजों को आवाज दो और मुझे गिरफ्तार करा दो। अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई भलाई की है तो उस भलाई के सिले में तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा एतमाद चाहता हूं। एक भरपूर मोहब्बत करने वाली औरत का एतमाद। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सकते के आलम से निकली। फिर बोली, तुमने मुझे क्यों बताया? मुझे सच क्यों बताया? क्या मैंने पूछा था? क्या तुम नहीं जानते कि सच कैसा जहर होता है? मैं इतना जानता हूं कि सच का जहर आदमी को कुंदन बना देता है। वो एकदम से बिफर कर बोली, मैं कुंदन नहीं बनना चाहती। कितना अच्छा होता तुम मेरे लिए सिर्फ डॉन मॉरिस रहते, मेरे तंजीम वाले शौहर। फिर एक दिन जब तुम मुझे छोड़कर चले जाते तो मैं अपने नसीबों को रोती। मुझे कभी न मालूम होता कि एक मुसलमान मेरी तन्हाइयों में आया था और फरहाद जैसे दुश्मन का बेटा पारस था, जो पूरी तंजीम वाली कौम से और हमारे मुल्क से नफरत करता है और उसे किसी वक्त भी तबाह कर देना चाहता है। अगर हम बाप बेटे इस मुल्क को तबाह करना चाहते या इस मुल्क को मिटा देना चाहते तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम खुदाई दावा नहीं करते। हम खुदा के बंदे हैं और अपनी हद में रहते हैं। बातें ना बनाओ। मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूं, अपने बुजुर्गों से सुन चुकी हूं कि तुम लोग एक अरसे से यहां तबाहियां फैला रहे हो, हमारे अहम आदमियों को हलाक करते रहे हो। तुम लोग इंसान नहीं, दरिंदे हो। चले जाओ मेरे सामने से, चले जाओ। मैं तुम्हारी सूरत देखती रहूंगी तो मुझे गुस्सा आता रहेगा। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले इतना कहना चाहता हूं, अगर हम दरिंदे हैं, अगर हम तबाहियां फैलाते हैं और तुम्हारी पूरी कौम को मिटा देना चाहते हैं तो तुम्हारे समझने के लिए छोटी सी मिसाल काफ़ी है। तुम इल्ज़ाम देती हो कि हम तुम्हारी पूरी कौम को मिटा देना चाहते हैं। क्या ऐसा करने वाले तंजीम वाली कौम की एक बेटी की आबरू रख सकते हैं? वो फौरन ही उससे मुंह फेर कर तेजी से चलता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। अब पता नहीं क्या होने वाला था। वैसे वो नफरत का इजहार कर चुकी थी, साफ तौर पर कह चुकी थी। वो डॉन मॉरिस बनकर और तंजीम वाला शौहर बनकर धोखा देता रहता तो उसे ये धोखा कबूल होता। जमीर की कमान से निकला हुआ सच का तीर दिल में तराजू होकर तड़पा रहा था। वो दोनों अलग अलग कमरे में थे। नैन्सी उसी तरह दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। अंदर से टूट रही थी, बिखर रही थी। रह रहकर पारस पर गुस्सा आ रहा था और वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। ये जो कुछ भी हुआ एक ख्वाब था, जो कुछ भी सुना फरेब समात था। फिर उसने सोचा, मैं खुद अपने जज्बात के हाथों खेल रही हूं। अगर इन जज्बात को किसी तरह कुचल दूं तो फिर पारस की क्या अहमियत रहेगी? कुछ नहीं। एक मुसलमान की भला अहमियत ही क्या हो सकती है? क्या मैं इसे अपनी जिंदगी में अपने दिल और दिमाग में घुसने से रोक नहीं सकती? दिल ने कहा, नहीं रोक सकती। इसकी एक एक बात, एक एक अदा दिल को धड़काती है। इसकी सच्चाई मुझे मार रही है। वो मुझे दिलो जान से चाहता है, मेरी इज्जत करता है। इसीलिए उसने मुझसे झूठ नहीं कहा, मुझे धोखा नहीं दिया। मैं उसके लिए दुश्मन कौम की बेटी हूं, इसके बावजूद मेरी इज्जत रख ली। क्या ये इसकी बेगरज और सच्ची मोहब्बत का सबूत नहीं है? हाँ, यही वजह है कि मैं इसके लिए तड़प रही हूं, इसके लिए मर रही हूं। इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो दिन के 12:30 बजे होटल में आए थे। 1 बजे तक पारस ने अपने राज का इंकिशाफ किया था। उसके बाद वो एक दूसरे से जुदा हो गए थे। एक कमरे में वो था, दूसरे कमरे में ये कश्मकश में मुब्तला थी कि क्या करे और क्या ना करे। दोपहर गुजर गई, दोपहर का वक्त भी गुजर गया। फिर शाम आ गई और वो भी जाने लगी। अंधेरा फैलने लगा। पारस के कमरे में रोशनी थी और उसके कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वो 1 बजे से इसी तरह फर्श पर बैठी हुई थी। फिर आहिस्तगी से उठकर खड़ी हो गई। दोनों कमरों का दरमियानी दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सर झुकाए उस दरवाजे तक पहुंच गई। कमरे में रोशनी थी। वो सर उठाकर अपने महबूब डॉन मॉरिस को देख सकती थी, लेकिन वो सर नहीं उठा रही थी, नजरें नहीं मिला रही थी। उसे पारस की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, नैन्सी, बहुत वक्त पड़ा है, इत्मीनान से फैसला करो, जज्बात में बहना छोड़ दो। मेरे पास आने का फैसला करो तो ये अहद कर लो कि बाद में नहीं पछताओगी।
नैन्सी ने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाकर देखा, फिर उसे देखते ही चौंक गई। घबरा कर एक कदम पीछे हो गई। हैरानी से बोली, तुम कौन हो? उसके सामने डॉन मॉरिस नहीं था, कोई अजनबी जवान था। उस जवान के चेहरे पर जगह जगह पट्टियां चिपकी हुई थीं। उसने कहा, मैं पारस हूं, मुझे डॉन समझकर नहीं, पारस समझकर आओ। डॉक्टर बर्नार्ड शेफर्ड ने उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की थी और साथ ही उसे यह सिखाता रहा था कि किस तरह इस सर्जरी के अहम हिस्सों को अपने हाथों से हटाया जा सकता है और खुद को असली रूप में लाया जा सकता है। प्लास्टिक के जिन रेशों को चेहरे से हटाया गया था, वहां मेडिकेटेड पट्टियां चिपकाई गई थीं ताकि दवा के असर से चेहरे पर कोई बदनुमा दाग न रहे। नैन्सी के दिल पर एक और घूंसा सा लगा था। उसका डॉन मॉरिस उससे छिन गया था। होटल के इस कमरे से हमेशा के लिए रुखसत हो गया था। अब एक अजनबी जवान था। वो सच्चा और खरा था। डॉन मॉरिस के रूप में उसे नजरों का फरेब नहीं देना चाहता था। वो झुंझलाकर बोली, ये तुमने क्या किया? कहाँ है मेरा डॉन? नैन्सी, किसी डॉन मॉरिस ने तुम्हें कभी नहीं चाहा, तुम्हें कभी नहीं देखा। जो तुम्हारी इज्जत करता है, जो तुमसे मोहब्बत करता है, वो अजनबी तुम्हारे सामने मौजूद है। अब उसे अजनबी ही समझती रहो, या अपना चाहने वाला, जो अब तक तुम्हारे साथ था मगर तुम उसके साथ नहीं थी। वो एकटुक उसे देख रही थी। वो कह रहा था, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने के लिए, मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए हर पहलू पर नजर रखना होगी। तुम्हें अपना मजहब छोड़ना होगा, अपनी सोसाइटी छोड़ना होगी, बेइंतहा दौलत को ठुकराना होगा और डॉन मॉरिस के आर्जी चेहरे को भुलाकर पारस के इस चेहरे से मोहब्बत करना होगी। ये सब कुछ मंजूर है तो मेरे कमरे में कदम रखो, ना मंजूर है तो मैं चला जाऊंगा, फिर तुम कभी मेरी सूरत नहीं देखोगी। वो चुप हुआ, ये भी चुप रही। कमरे में थोड़ी देर तक गहरी खामोशी छाई रही। वो कटी हुई पतंग थी और कटी हुई पतंग खुद फैसला नहीं करती। उसे किस समत जाना है और किसके हाथों में पहुंचना है। वो दरमियानी दरवाजे में खड़े खड़े जरा सी डगमगाई, फिर कमरे में आ गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। वो उसे देख रही थी, महसूस कर रही थी, समझ रही थी और किसी आखिरी फैसले तक पहुंच रही थी। आखिर वो तड़प कर बोली, मुझे छुपा लो, अपने वजूद में छुपा लो, ताकि कोई मुझे देख ना सके, मेरा मजहब मुझे पुकार ना सके, मेरे लोग मुझे ढूंढ ना सकें। मैं छुप जाना चाहती हूँ, गुम हो जाना चाहती हूँ। मेरी पैदाइश से लेकर आज तक के लम्हों को मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो और मुझे नई बना दो। पारस ने उसे मोहब्बत से समेट कर कहा, तुम मुझ पर भरोसा करके आई हो, मैं तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा मिजाज बदल दूंगा। जाओ, अपना एक लिबास निकाल कर लाओ, गुस्ल करो, पाक साफ हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने से पहले अपने मजहब में लाना चाहता हूं। वो सर झुकाकर चली गई। थोड़ी देर बाद एक लिबास लेकर आई, फिर वॉशरूम में जाकर गुस्ल करने लगी। गुस्ल से फारिग होने के बाद उसने पारस को बुलाया। वो वॉशरूम में आया, फिर उसे वजू करने का तरीका बताने लगा। वो उस तरीके पर अमल करने लगी। वो वॉशरूम से बाहर आ गए। पारस ने कमरे में आकर कालीन पर एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाया, फिर उसके साथ दोजानों होकर बैठ गया और उसे एक कलमा पढ़ाने लगा। वो पढ़ रही थी और उसकी हिदायत के मुताबिक अहद कर रही थी कि आज से वो सच्चे दिल से मुसलमान है। फिर पारस ने समझाया, तुमने इस्लाम कबूल किया है, इस सादत को हासिल करने के बाद तुम्हें सजदाए शुक्र अदा करना चाहिए। आओ, मैं शुक्राने की नमाज अदा कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ नमाज पढ़ती जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करती जाओ। वो नमाज शुक्राना अदा करते रहे। उसके बाद थोड़ी देर तक इसी तरह दोजानों बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे को पा लेने का यकीन करते रहे। फिर वहां से उठकर बालकोनी में आ गए। पारस ने कहा, अब तुम दिल ही दिल में सोचो कि जो कुछ भी हुआ, जो नई जिंदगी तुमने मेरे साथ शुरू की है, वो कहाँ तक मुनासिब है और तुम कहाँ तक मेरे साथ चल सकोगी। वो करीब आ गई, उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, जब औरत फैसला कर लेती है तो फिर पछताना भूल जाती है। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ चलूंगी। पारस ने उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। वो मुस्कुरा रहे थे। शादी के 2 दिन और 2 रातों के बाद उन्हें आसूदगी और इत्मीनान हासिल हुआ था। वो कमरे में आ गए। रात के 10 बजे पारस कद्दे आदम आईने के सामने बैठा हुआ अपने चेहरे पर से एक एक पट्टी उतार रहा था। नैन्सी बिस्तर पर निढाल सी लेटी हुई पारस को देख रही थी। उसके चेहरे से जैसे जैसे पट्टियां उतर रही थीं, उसकी खूबरूई नुमायां होती जा रही थी।
अगर वो खूबरू ना भी होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। जब औरत तन मन धन से किसी की हो जाती है तो फिर सूरत नहीं देखती। अब तो डॉन मॉरिस की सूरत भी पराई लग रही थी। बस एक ही चेहरा था जो आईने से झांक रहा था और दिल में उतर रहा था। वो 1 घंटे बाद अपनी कार में बैठे शहर की शाहराहों और गलियों से गुजर रहे थे। इस शहर का हुस्न देख रहे थे। कई रेस्टोरेंट के करीब से गुजरने के बाद वो कहने लगी, हम पुराने शहर चलेंगे। वहाँ एक तारीखी शहर है। वहाँ रिवायती खाने मिलते हैं जो बहुत लजीज होते हैं। तुम्हें पसंद आएंगे। उन्होंने वहाँ आकर गाड़ी रोक दी। फिर पैदल चलते हुए पुराने शहर में दाखिल हो गए। वहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। औरतों और मर्दों ने कदीम तर्ज के लिबास पहने हुए थे और रेस्टोरेंट भी कदीम तर्ज के थे। उन्होंने एक जगह बैठकर खूब सेर होकर खाया। कुछ देर बाद वो होटल में वापस आ गए और कमरे में बंद हो गए। नैन्सी बहुत खुश थी। उसे जिंदगी की ऐसी मुसर्रतें मिल रही थीं जिन्हें वो कभी दौलत से नहीं खरीद सकती थी। वो रात गुजर गई। दूसरा दिन आ गया। वो खूब हंसते बोलते हुए वक्त गुजार रहे थे। गुफ्तगू के दौरान एक आध बार नैन्सी ने पूछा, अगर मैं तंजीम वाली रहती तो क्या फर्क पड़ता? क्या तुम्हारा इरादा डगमगा रहा है? वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अब तो मैंने तुम्हारा मजहब कबूल कर लिया है, लेकिन मैं ऐसे ही सवाल कर रही हूं। इसका जवाब दो। हम गैर मजहब की औरत से शादी नहीं कर सकते। ये तो कहने की बातें हैं। हमारी मौजूदा दुनिया में ऐसी हजारों शादियां मिलेंगी कि मुसलमान दूसरे मज़ाहिब की औरतों से शादी करते हैं, उनसे बच्चे भी पैदा होते हैं और कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। वो नाम के मुसलमान होते हैं। वो जवाब सुनकर मायूस हो जाती थी। सोचने लगती थी, किस तरह इसे समझाए। उन दोनों को अपने अपने दीन पर कायम रहना चाहिए। एक बार उसने कहा, अब मेरी समझ में आ रहा है कि कल सुबह तुमने समंदर के साहिल पर किस तरह उस काने दुश्मन को जहरीली सुई चुभोई थी। आखिर तुम क्यों इन बेचारे तंजीम वालों से इंतकाम ले रहे हो? माना कि तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती हुई थी, मगर तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने अच्छी तरह इंतकाम ले लिया है। अब ये इंतकाम का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। तुम मेरे तंजीम वाले दुश्मन की हिमायत में बोल रही हो। मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि बचपन से तंजीम वाली रही हो। इसका असर अभी कायम रहेगा। तुम्हारी हमदर्दियां उनके साथ रहेंगी। नहीं, ऐसा ना सोचो। ये सोचो कि मैं इंसानी हमदर्दी के तहत कह रही हूं। अगर तुम इंसानी हमदर्दी के तहत कह रही हो तो मैं वादा करता हूं कि अपना तीसरा चैलेंज पूरा करने के बाद किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। यानी तुम उसकी एक टांग जरूर काटोगे? हाँ, मैं जो कह देता हूं उसे जरूर करता हूं। वो फिर सोच में पड़ गई। उसके चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी। पारस ने पूछा, बात क्या है? तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं नहीं चाहती ये सिलसिला दराज हो। क्या अपना तीसरा चैलेंज पूरा करने के बाद तुम ये मुल्क छोड़ दोगे? यहां से चले जाओगे? तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं तन्हा जाऊंगा और तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। मैं अरबों डॉलर के कारोबार को और नाना को इस बुढ़ापे में छोड़कर कैसे जा सकती हूं? तुम अगर चाहोगे तो वक्ती जुदाई होगी। जब चाहोगे मेरे पास आ जाया करोगे। तुम अपनी जगह और अपने तौर पर जिंदगी गुजारोगे, मैं अपनी जगह अपने तौर पर जिंदगी गुजारूंगी। यानी तुम कभी यह ऐलान नहीं करोगी कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? तुम मुसलमान हो गई हो और एक मुसलमान के साथ अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही हो। वो टालने के लिए बोली, क्या बहस ले बैठे हो? हम इस मौजू पर फिर कभी बातें कर सकते हैं। कोई दूसरी बात करो। वो शाम तक मुख्तलिफ मकामात पर तफरीह के लिए जाते रहे। पारस सोचता रहा, मैंने नेकी करके क्या खोया, क्या पाया? मैं तो इस लड़की की इज्जत रखना चाहता था। आज भी चाहता हूं ये इज्जत व आबरू के साथ मेरी शरीक हयात रहे। अगर ये अंदर से अभी तक तंजीम वाली है तो इसका मतलब है ये खुद गुनाह की मुर्तकिब हो रही है। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। फिर दूसरा ख्याल उसके दिमाग में आता था, तंजीम वाली खसलत इसकी खुट्टी में पड़ी है। इसे अपने लोगों से ज्यादा हमदर्दी है। अगर एक वारदात के बाद दूसरी वारदात हुई या किसी और तरह कोई और तंजीम वाला हलाक हुआ, मुजाहिदों ने उसे गोली मार दी, तो नैन्सी यही इल्जाम देगी कि मैं इंतकाम ले रहा हूं। वो कब तक इस बात को बर्दाश्त करेगी? उसका तंजीम वाला खून जोश मारेगा। वो किसी भी मौके पर मुझे कानूनी गिरफ्त में ला सकती है। नैन्सी, मैंने डॉन मॉरिस का मेकअप उतार दिया है। यहां से शहर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि डॉन मॉरिस कहाँ है, तो क्या जवाब दोगी? मैं बातें बना सकती हूँ। नाना से और अपने दूर करीब के रिश्तेदारों से कह सकती हूँ कि फराज साहब ने तुम्हें ट्रैप किया है और कहीं गायब कर दिया है। हम सब तुम्हें तलाश करते रहेंगे। तुम जहां रूपोश रहोगे
वहां मैं चुपचाप आकर तुमसे मिलती रहूंगी। तुम अपना तीसरा चैलेंज पूरा कर लो तो यहां से फौरन चले जाना। वहां से असल डॉन मॉरिस को यहां भेज देना। उसे अच्छी तरह समझा देना कि वो सिर्फ जाहिरी शौहर बनकर रहे और दर पर्दा मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। जब वो तंजीम वाला डॉन मॉरिस तुम्हारे खानदान में आएगा तो तुम्हें ऐलान करने की जरूरत ही नहीं है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम एक मुसलमान की बीवी हो। वो मुस्कुराकर बोली, यही तो मैं चाहती हूं। क्या जरूरत है ऐलान करने की? मैंने दिल से तुम्हें कबूल किया है, तुम्हारे मजहब को कबूल किया है, तुम्हारी हर चीज को कबूल किया है। तुम्हें दुनिया वालों से क्या लेना है? पारस ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मर्द खुद को बहुत ज़हीन, बहुत चालाक समझता है, लेकिन औरत के चक्कर में आ जाता है।